ये ट्रॉमा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की ये हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूँ, लेकिन यहाँ के जो सीएमएस हो गए, सीएमओ हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो लगता है कि इस छत पे आते होंगे। ये देख, शराब की बोतलें यहाँ पे पड़ी पड़ी हैं, बियर की बोतलें यहाँ पड़ी पड़ी हैं। उत्तरकाशी जिले में लापता पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमयी गुमशुदगी का अंत दुखद रहा। 18 सितंबर से लापता चल रहे वरिष्ठ पत्रकार का शव रविवार को जोशियाड़ा बैराज से बरामद हुआ। पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पवार ने बताया कि शव की शिनाख्त राजीव प्रताप के रूप में की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मामले की गहन और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। 36 वर्षीय राजीव प्रताप दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते थे, जिसके जरिए वह उत्तरकाशी के अस्पतालों, स्कूलों और अन्य जन समस्याओं को उठाते थे। हाल ही में उन्होंने जिला अस्पताल की बदहाल स्थिति पर एक वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। उनकी पत्नी ने खुलासा किया था कि वीडियो के बाद राजीव को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी और धमकाने वाले उनसे वीडियो डिलीट करने को कह रहे थे। सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी, वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है, कैसे है। और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं है, पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर। तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे, खाए पिए। सर मुझे उस बात का कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, क्या गए। मैंने उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। आज 3 दिन हो गए, मेरे पति का कुछ पता नहीं है सर। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पति कहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं गिरा मरा, कुछ नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है सर, ये किसी की साजिश है और कोई उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तक ना पहुँच पाए। और मेरे हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर। और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स, फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। हम इस कंडीशन में हैं अभी कि कुछ कह नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। आप सभी थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, तब जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपनी सहानुभूति दिखाएं और हमारे साथ खड़े रहें और मेरे पति को ढूंढने में हमारी। पुलिस जांच में सामने आया है कि 18 सितंबर की रात राजीव अपने दोस्त शोभन सिंह की कार लेकर ज्ञानसू से गंगोरी की ओर निकले थे। जब वो रात भर वापस नहीं लौटे तो अगले दिन उनके दोस्त ने पुलिस को सूचना दी। 19 सितंबर को उनकी कार भागीरथी नदी से बरामद हुई, लेकिन राजीव उसमें मौजूद नहीं थे। इसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिला प्रशासन और पुलिस ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से व्यापक खोज अभियान चलाया। कई दिनों की तलाश के बाद रविवार को टीम को जोशियाड़ा बैराज में एक शव दिखाई दिया, जिसकी पहचान राजीव प्रताप के रूप में की गई। इस घटना से पत्रकार जगत और स्थानीय समाज में गहरी शोक की लहर है। लोग इसे संयोग नहीं बल्कि एक गंभीर साजिश मानते हुए सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। पिथौरागढ़ की संवेदनशील नन्हीपरी के मामले में उत्तराखंड सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। शनिवार को यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में एसपीसीटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र आर्या के माध्यम से प्रस्तुत की गई। इस मामले की पैरवी की जिम्मेदारी भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंपी गई है, ताकि सर्वोच्च स्तर पर नन्हीपरी को न्याय दिलाया जा सके। परिजनों ने भी सॉलिसिटर जनरल से भेंट कर उत्तराखंड सरकार के इस कदम पर संतोष जताया और विश्वास व्यक्त किया कि न्याय अवश्य मिलेगा। उन्होंने सरकार के उठाए गए त्वरित और ठोस निर्णय के लिए आभार प्रकट किया। जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने परिजनों को अब तक की गई कार्रवाई और सरकार की गंभीरता से अवगत कराया। नन्हीपरी के संबंध में जो सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जानी थी, इसके संबंध में एक अपडेट ये है कि दिनांक 27 सितंबर को ही एक पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ससमय दाखिल कर दी गई है। इस संबंध में जो नन्हीपरी के जो परिजन हैं उनको भी दिल्ली ले जा करके एडवोकेट साहब से मिलवा दिया गया है। सरकार इसमें बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है और उनके द्वारा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता सर को इसमें अपनी ओर से एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो इस संबंध में जनपद प्रशासन की ओर से
परिजनों को व्यक्तिगत रूप से मिल करके भी सूचना दी गई है। पौड़ी जिले में चल रही रामलीला के 6वें दिन की शुरुआत भगवान की आरती से हुई। इस मौके पर अदिति रावत, दीक्षा, खुशी और कशिश ने भाव नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि मुख्य कोषाधिकारी नमिता सिंह ने कहा कि पौराणिक कथाएं आज भी जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं और भगवान राम के आचरण से प्रेरणा लेकर हम श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए संगीत पक्ष को तबला भेंट किया। पहले मैं पौड़ी की पूरी जनता को धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना मूल्य समय निकालकर हमारी लीला को देखने आए। और ये 125वीं रामलीला है, तो आज भी यही क्रेज़ पौड़ी की जनता में देखने को मिलता है कि वो पौड़ी की रामलीला को इतना पसंद करते हैं, हमें इतना पसंद करते हैं और हमें इतना प्यार देते हैं कि जब संवाद चलता है तो राम और लक्ष्मण किस तरीके से उन्हें छेड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि जो राम जी हैं वो भी सुपर्णखा में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और लक्ष्मण जी भी। तो बस अनुभव बहुत अच्छा है और मजाक के रूप में ये अनुभव बहुत ही अच्छा लगता है और दर्शक बहुत पसंद भी करते हैं इसको। मैं जो पौड़ी का जो मंचन है, रामलीला मंचन है, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पे जो महिला के किरदार होते हैं वो महिला ही निभाती है और जो पुरुष के किरदार होते हैं वो पुरुष ही निभाते हैं। पहले क्या हुआ करता था कि जो पुरुष हुआ करते थे वो ही महिला के किरदार निभाते थे। फिर भी अगर मैं अपनी दृष्टि से, कलाकारी की दृष्टि से देखा जाए, वो पहले एक टफ टास्क हुआ करता था, क्योंकि जो एक महिला पात्र के अंदर एक हुनर होगा, जो उसके अंदर एक अनुभव होगा, जो उसके अंदर एक अभिनय शैली होगी, तो वो एक महिला ही पात्र दिखा सकती है। और यहाँ तक कि जो पुरुष है वो पुरुष का ही दिखा सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता है, पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारी घर की बेटी होती थी, बहुएं होती थी, मतलब जो महिला वर्ग हुआ करती थी, वो घर पे रहा करती थी और मंचों में आने से कतराती थी और उनके परिवार वाले उनको नहीं भेजते थे। इस मंच को कहीं ना कहीं एक ऊंचा दर्जा नहीं था, लेकिन आज इस मंच को इतना ऊंचा दर्जा दे दिया गया है कि यहाँ पे जितने भी महिला जो किरदार है उन पे कंपटीशन फाइट होता है। एक पात्र होता है और 50 किरदार आते हैं, तब जाके उनका एक चयन करके उसके लिए एक अच्छा किरदार चुना जाता है, तब लोगों को एक अच्छा जो एक किरदार है उसको परोसा जाता है। ये होता है कि शूर्पणखा का जो डांस होता है तो उसमें लोग बहुत ही इंटरेस्टेड दिखाते हैं, क्योंकि और हमारी जो गायन शैली है उसमें लोग थोड़ा सोचते हैं कि इतना लंबा प्रोसेस मतलब चलता रहता है तो उसमें परेशान हो जाते हैं। पर जो हमारे जिस दिन शूर्पणखा का डांस होता है उस दिन बहुत ही जनता की पूरी जितनी भी भीड़ है वो आती है और बहुत ही अच्छा मतलब उनको लगता है। और जो लक्ष्मण का किरदार है वो तो गुस्से वाला, आपको देख के पता ही है कि गुस्सैलू जो उनका वो है। तो इस बार जो शूर्पणखा का पात्र था वो मानवी ने किया और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा उसने मतलब मेहनत की है और जो जितने भी हमारी पौड़ी की जनता है उनको मनमोहक अपने नृत्य के द्वारा किया है। उत्तराखंड के अंदर जहाँ भी रामलीलाएँ होती हैं, आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, लेकिन पौड़ी की रामलीला में कुछ चीज़ें बड़ी खास हैं। एक तो यहाँ जो मूल भाव है रामलीला का उसको बरकरार रखते हुए नई पीढ़ी के लिए भी रामलीला में नए समय समय पर नए प्रयोग होते हैं। बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बच्चा एक मोबाइल फ़ोन लेके घूम रहा है, उसके हिसाब से क्योंकि उसे एक फ़ोटो भी खींचनी है, उसके हिसाब से हमारे दृश्य कितने बेहतर हो सकते हैं। पौड़ी रामलीला इस पर लगातार काम करती आ रही है। आज के युग के हिसाब से हमने इस रामलीला में परिवर्तन होते हैं, लेकिन उसका कोशिश की जाती है उसका जो मूल भाव है, मूल जो रामलीला है उसको वो बरकरार रहे और नए स्वरूप में भी लोगों के सामने ये रामलीला का मंचन किया जाए। इसीलिए आप देखते होंगे कि पौड़ी में जो भीड़ होती है वो अद्भुत होती है। मतलब आज के ज़माने में जब आदमी घर में भी एक दूसरे से बात नहीं करता है, उस समय भी पौड़ी रामलीला में खचाखच भरा रहता है। कम से कम आज की बात करें तो 10,000 दर्शक यहाँ पर मौजूद थे। यही कहना चाहूँगी कि वो जो इतना प्यार और हमको सम्मान देते हैं, भीड़ वो लोग करते हैं और उनकी भीड़ देख के एनर्जी हमें मिलती है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इतनी भीड़ और इतने दिल से आते हैं। सुपर्णखा लंकापति रावण की बहन सुपर्णखा का पात्र मैं निभाती हूँ, 4 साल से निभाया है मैंने। और उसमें डांस, एक्सप्रेशन, जो मतलब जिनको इस चीज़ का टैलेंट है वही लोग कर सकते हैं, जिनका जो डांस अच्छा करते हैं, एक्सप्रेशन अच्छा देते हैं, जिनको एक्टिंग में इंटरेस्ट है। बस यही कहना चाहूँगी कि राम जी की कृपा ऐसी ही रहे और हमें पात्र निभाने का अवसर मिलता रहे। इस साल मेरा अनुसुईया का रोल है। जब सीता को प्यास लगती है तो अनुसुईया माता उनको पानी पिलाती हैं। और पिछले कई सालों से मैंने बहुत सारे रोल किए हैं, कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया, सुनैना, सीता की सखी, वन स्त्री,
और इस मंच से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारी गढ़वाली फिल्मों, गढ़वाली एल्बम सॉन्ग में काम मिला है, तो मैं इस मंच का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। पौड़ी की जनता में बहुत उत्साह है और बहुत ही संस्कृति कला प्रेमी है ये पौड़ी की नगरी, इसीलिए इसे सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। मैं मतलब बहुत हर्ष होता है मुझे कि मैं इस मंच से जुड़ी हूँ। पहले मैं पब्लिक में बैठ कर के सुनती थी यहाँ का शास्त्रीय गायन, क्योंकि मुझे शास्त्रीय गायन में बहुत रुचि है और मैं चाहती थी कि शायद मैं इस मंच से कहीं ना कहीं किसी भी मंच में जुड़ूँ। तो मैं पहले पब्लिक से सुनती थी कि मैं कभी सोचती थी कि मैं कभी यहाँ पे जा पाऊँगी, तो भगवान राम जी ने मेरी सुनी और जो राम जी के पात्र का यहाँ पे बहुत ही अच्छा अभिनय कर रहे हैं गौरव गेरोला, वो मेरे रिश्ते में देवर हैं और उन्हीं के सपोर्ट की वजह से और अपने बोलते हैं जैसे अपने पति देव, उनकी सबसे ज़्यादा मतलब ये दो है मेरे जीवन में कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि इस मंच में मैं आई और अपनी आवाज़ को मैं जनता के सामने रख सकी। क्योंकि होता है ना, शौक बचपन से है, लेकिन कोई ना थोड़ा सा मंच मिल जाए तो आदमी अपनी रुचियों को, अपने जो गायन है वो जनता तक पहुंचा सके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।